तो बिहार में वोटिंग खत्म हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल के आंकड़े आ चुके हैं और सारे के सारे एग्जिट पोल इस वक्त की न्यूज 24 पर बड़ी खबर यही है, सारे एग्जिट पोल एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार जा रही है, तेजस्वी की सरकार आ रही है। यह अंदेशा, माफ करिए, यह इशारा मिल रहा है इन एग्जिट पोल से। जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि ये सारे के सारे एग्जिट पोल आज क्या कह रहे हैं बिहार के बारे में। सबसे पहले एबीपी और सी वोटर, ये एग्जिट पोल कह रहा है एनडीए को 104 से 128 सीटें मिलेंगी। महागठबंधन तेजस्वी के नेतृत्व में 108 से 131 सीटें जीतेगा। एलजेपी सिर्फ 1 से 3 और अन्य 4 से 8। ये एग्जिट पोल है, फिर से आपको बता दें क्योंकि आज वोटिंग खत्म हुई है। और रिपब्लिक और जन की बात, यह एग्जिट पोल कह रहा है महागठबंधन तेजस्वी के नेतृत्व में, तेजस्वी और कांग्रेस ये जीतेंगे 118 से 138 सीटें। एनडीए को मिलेंगी नीतीश के नेतृत्व में सिर्फ 91 से 117। एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी 5 से 8 सीटें और अन्य को मिलेंगी 3 से 6 सीटें। यानी दोनों एग्जिट पोल सीधे सीधे इशारा कर रहे हैं तेजस्वी की सरकार आ रही है, नीतीश की सरकार जा रही है। और देखिए टाइम्स नाउ सी वोटर, एनडीए 116, महागठबंधन 120, एलजेपी 1 और अन्य 6। हालांकि अभी 2 एग्जिट पोल ऐसे आने बाकी हैं जिनसे आपको सीटों का और सही अंदाजा हो जाएगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है और कितनी मजबूत सरकार बनने जा रही है। कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर आज के सारे एग्जिट पोल्स की यह है आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह देख लीजिए, 4 एग्जिट पोल अभी तक मोटे मोटे आंकड़े आपको दे चुके हैं। न्यूज इंडिया 18 और टुडेज चाणक्य, उसने सीटों का अभी तक अंदाजा नहीं दिया है, लेकिन वोट प्रतिशत टुडेज चाणक्य का साफ साफ है। 44% महागठबंधन, एनडीए को 34%, यानी 10% का एक बड़ा फासला, अन्य 22%। बिल्कुल साफ लग रहा है नीतीश सरकार जा रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। एबीपी सी वोटर फिर से देख लीजिए, 104 से 128 सीटें नीतीश कुमार वाले एनडीए को, महागठबंधन को 108 से 131। इसके अलावा रिपब्लिक और जन की बात, 118 से 138 सीटें महागठबंधन को और सिर्फ 91 से 117 सीटें मिलेंगी एनडीए को। एलजेपी 5 से 8, अन्य 3 से 6। और टाइम्स नाउ सी वोटर, 116 सीटें एनडीए, 120 सीटें महागठबंधन, 1 एलजेपी और 6 अन्य। यह बड़ी तस्वीर है आज के एग्जिट पोल्स की। न्यूज 24 पर सबसे बड़ा एग्जिट पोल यही है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जैसे मैंने कहा 2 आंकड़े अभी आने बाकी हैं। एक टुडे चाणक्य कितनी सीटें देता है, थोड़ी देर में आपको बताते हैं। और दूसरा इंडिया टुडे और माई एक्सिस इंडिया का एग्जिट पोल कितने आंकड़े देगा सीटों के लिहाज से, वो भी थोड़ी देर में आपको बता देंगे। फिलहाल आप जानते ही हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव रंजन यहां स्टूडियो में है, पहले से बैठे हैं, पूरा बिहार घूम के आए हैं, जमीनी नब्ज लोगों की तलाश महसूस करके आए हैं। मुकेश बैठे हैं, संजीव त्रिवेदी लगातार बिहार पर नजर बनाए हुए थे और आपसे लगातार अपनी राय भी शेयर करते थे। इसके अलावा रोहन गुप्ता कांग्रेस से आ गए, आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, देख पा रहे हैं आप उनको। बीजेपी से संजू वर्मा बस थोड़ी देर में आपको दिखाई देंगी। जेडीयू से संजय वर्मा है और सैयद फैसल अली हैं आरजेडी से। पहले रोहन आपसे, आपके पास आ रहा हूं। रोहन, कुछ 1-2 एग्जिट पोल तो साफ साफ कह रहे हैं महागठबंधन की सरकार आ रही है, लेकिन कहीं एक आंकड़े बहुत क्लोज हैं। टाइम्स नाउ सी वोटर, एबीपी सी वोटर, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। रोहन, क्या धड़कनें बढ़ी हैं अभी भी कि कहीं भी जा सकता है? मानक जी, देखिए मानक जी, मैं पूरे चुनाव में बिहार था। इस बार जो 3 मुख्य बातें मैंने देखी जिसके कारण जो आप देख रहे हैं उससे भी बड़ा, मैं बता रहा हूँ, लैंडस्लाइड विक्ट्री में भी 2/3 से बड़ी मेजोरिटी हमको मिलने वाली है। उसके कारण मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कहीं ना कहीं भाजपा ने जो खेल खेला चिराग पासवान वाला, एक वो घर का चिराग जलाने की, जो बात उन्होंने की, वो कहीं ना कहीं जो मैसेज था उनके गठबंधन का, वो मैसेज कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया। दूसरी बात मैं करूं, तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन ने एक ही मैसेज दिया कि हम कोर इश्यू पे चुनाव लड़ेंगे, बेरोजगारी हमारा मुख्य मुद्दा होगा, उसी पे हम बात करेंगे। तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात, बिहार में कहा जाता है कि कास्ट पे वोट होता है M+Y, इस बार M+Y महिला प्लस युवा हो गया। और ये मैं आपको बता रहा हूं, परिणाम आएंगे तब मानक जी देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई है भारत की राजनीति में।
बहुत प्रयास किया बीजेपी ने नैरेटिव को चेंज करने का, पर कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने अपना मन बना लिया था कि इस बार सिर्फ हम हमारे मुद्दे पे वोट देंगे। 15 साल नीतीश जी को उन्होंने मौका दिया, उनको जमीनी स्तर पे उतना परिणाम नहीं मिला और उन्होंने कहा कि अब एक युवा है, एक महागठबंधन है, उसको हमको समर्थन देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए। तो मुझे लगता है बिहार की जनता का मन इस एग्जिट पोल में जो दिख रहा है उससे बहुत बड़ा परिणाम महागठबंधन की फेवर में आने वाला है। ओके, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया 4 एग्जिट पोल। हाँ रोहन बोलिए, कंप्लीट करिए। जी, आखिरी चीज, एक बहुत बड़ा सबक है पूरे देश के लिए कि अब आप मुद्दों को भटका के नहीं जीत सकते हैं। जो मजदूरों का मामला था, हमने 40 लाख मजदूर थे मानक जी जो पूरे देश से वहां पे आए थे, जहां कांग्रेस ने ट्रेन की टिकट दी थी। हमारे पास दूसरा डेटा था, 40 के 40 लाख में से मेजर मजदूर वहां पे थे कि इस बार हम इनको जवाब देके जाएंगे। ऑलराइट, मैं समझ गया। आपने कहा M+Y मुस्लिम और यादव नहीं, इस बार बन गया महिला और युवा, और इसमें अब आप जोड़ रहे हैं लेबर, यानी कि गरीब मजदूर। 3 आप फैक्टर बता रहे हैं बड़े इस जीत के। अनुराधा प्रसाद हमारी CMD, हमारी एडिटर इन चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अनुराधा जी, ये जो आंकड़े आए हैं एग्जिट पोल के सारे एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं सबसे पहले ये कर रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं आपको इन एग्जिट पोल्स की, क्योंकि अब वोटिंग खत्म हो चुकी है, अब हम लोग अपने अपने प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। आपको इन आंकड़ों पर यकीन हो रहा है अनुराधा जी? आपको भी लग रहा है, आपका असेसमेंट भी यही कह रहा है? देखिए मानक, सबसे पहले तो बिहार में जो ये चुनाव हुआ, उस चुनाव को आपको हर फेज के चुनाव के साथ देखना पड़ेगा। वो जो चुनाव हुआ, जब चुनाव शुरू हुआ था और जब अंतिम में आया चुनाव, तो चुनाव ने पूरे माहौल को बदल दिया। चुनाव ने एक ऐसी चीज सामने रखी, वो ये थी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बिहार के लोग पिछले 35 साल से जिसकी दुहाई कर रहे हैं, वो है बेरोजगारी, वो है विकास। और अगर इस चुनाव को आप देखें तो ये पहली बार हुआ है। कास्ट बिल्कुल बिहार में इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, जाति धर्म सब कुछ रहता है, लेकिन उससे भी एक बहुत बड़ी बात जो सामने निकल के आई है कि अगर इस बार बिहार को ये पता था या बिहार की जनता को ये पता था कि अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो हम शायद खत्म हो जाएंगे। अगर मैं बिहार की हूं इसलिए मैं ये बात कह रही हूं, बिहार में 35 साल पहले मैं बिहार से निकली थी, पढ़ने दिल्ली आई थी, क्योंकि मुझे लगा कि अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे होंगी। लेकिन जब मैं इस बार बिहार गई थी और मैं बिहार के थोड़े इंटीरियर्स में गई थी, पटना को छोड़ करके बिहार के और किसी भी स्टेट, किसी भी शहर की आप बात कर ले, डेवलपमेंट अगर हुआ है तो रोड के साइड पर दुकानें खुल गई हैं, गाने बजते रहेंगे ये, लेकिन जो एक आम जो विकास की एक धारा जो चलनी चाहिए वो नहीं हुई है। तो मुझे लगता है शायद लोगों ने इस बार अपना मत जो है वो क्लियर कट देना चाह रहे हैं कि अगर विकास नहीं, अगर हमारे लिए काम नहीं, अगर हमारे लिए पढ़ाई नहीं, अगर हमारे लिए अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं, तो हम बिहार को कैसे बिहारी कहलाएंगे। ओके, ऑलराइट। यानी कि अनुराधा प्रसाद का असेसमेंट बिल्कुल साफ है, लोग बेचैन हो गए हैं। लोग 15 साल पहले आरजेडी के, 15 साल जेडीयू बीजेपी के, बीच में 1.5-2 साल जेडीयू और आरजेडी के, इससे तंग आ चुके हैं। लोग अब डेस्परेट हो गए हैं, उन्हें हर हालत में चाहिए विकास। संजय वर्मा, आपको एग्जिट पोल्स पर जाहिर है आप कहेंगे मुझे यकीन नहीं है, 10 का इंतजार करिए, इसके अलावा और क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, इसके अलावा पिछले बार को भी आपने एग्जिट पोल जो दिखाया था आप लोगों ने, तो आप एनडीए को बढ़त बना रहे थे, सरकार बना रहे थे एनडीए का। नीतीश कुमार जहां थे वहां का सरकार बना, उस गठबंधन की सरकार बनी। तो आप जान लीजिए कि बिहार में नीतीश कुमार जी विकास के पर्याय हैं और नीतीश कुमार के बगैर अभी बिहार की कल्पना नहीं की जा सकती। अच्छा, तो कितनी सीटें आप बता रहे हैं? आपका दावा क्या है अभी? हमारा तो साफ दावा, हम 160 सीट लाएंगे। कितने? 160 सीट एनडीए 160 ला रही है। हाँ, अब बिल्कुल हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। आप 48 घंटे इंतजार कर लीजिए। ओके, ऑलराइट। सैयद फैसल अली, आप कहेंगे एग्जिट पोल सही है या उससे भी ज्यादा का आपका अंदाजा है?
नहीं, एग्जिट पोल कम से कम ये तो दिखा रहे हैं पहली बार कि हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो आंतरिक सर्वे है और हम लोगों का अपना जो असेसमेंट है यहाँ पे रह करके, वो ये है कि हम लोग कहीं भी 150 से ऊपर का आंकड़ा लेकर के आएंगे। और हम लोगों का बहुत ही संजीदा तरीके से ये आकलन किया हुआ है कि दूसरे फेज में ही हम लोग जो मैजिक फिगर है वो दूसरे फेज में ही आ चुके थे, और तीसरे फेज में हमारा जो आंकड़ा है वो बढ़ करके 150 होगा से ऊपर जाएगा। मानक, मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा मानक, प्लीज गिव मी 1 मिनट, कि देखिए इस बार बिहार ने ये देखा कि एक था जिसने सिर्फ निराशावादी बातें की कि वहाँ रोजगार नहीं हो सकता है, वहाँ नौकरी नहीं हो सकती है, वहाँ विकास नहीं हो सकता है, और जिसको ये विकास का पर्याय बता रहे हैं हमारे मित्र, उसको उन्होंने खुद अपने कारणों से ये बताया कि विनाश का पर्याय बन चुके हैं, चाहे वो बाढ़ की विविधता हो, चाहे वो कोरोना का काल हो। और दूसरी तरफ एक नौजवान था 30 साल का तेजस्वी यादव, जिसने ये बताया कि वो इस लैंडलॉक स्टेट में भी विकास कर सकता है और नहीं कर नहीं सकता है, वादा कर सकता है। नहीं, एक सेकंड, इंसाफ कर नहीं सकता है, इंसाफ का वादा कर सकता है। विश्वास किया जी, उस पे लोगों ने विश्वास किया, उस पे लोगों ने विश्वास करके वोट दिया। ठीक है, चॉइस बहुत क्लियर था। ओके, एक सेकंड फैसल, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, जल्दी से एक बार फिर से इस एग्जिट पोल की बड़ी बातें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं। इस बार न्यूज 24 जो एग्जिट पोल का महापोल आपको दिखा रहा है, सबसे बड़ा एग्जिट पोल, उसकी बड़ी बातें एक बार फिर से जरा देख लीजिए। सारे के सारे एग्जिट पोल यही इशारा कर रहे हैं। सवाल पहले देख लीजिए। सवाल यह है, क्या कोरोना के दौरान पहली परीक्षा में एनडीए हार गया? क्या बेरोजगारी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बनी? क्या मजदूरों के पलायन से एनडीए को भारी नुकसान हुआ? और बिहार का नीतीश कुमार से 15 साल बाद क्या मोह भंग हो गया है? और क्या नीतीश कुमार के बाद अब तेजस्वी यादव के रूप में एक नई आशा की किरण लोग देख रहे हैं? पहले राजीव रंजन, एक बार फिर से आपका प्रेडिक्शन मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आप जमीन घूम के आए हैं, लोगों की नब्ज एकदम महसूस करके आए हैं ग्राउंड जीरो से। ये एग्जिट पोल के आंकड़े क्या आपके प्रेडिक्शन मेल खाते हैं? देखिए, मैं पहले भी आपसे कह रहा था और अभी भी कह रहा हूं कि बिहार में मेरे हिसाब से महागठबंधन की सरकार बननी तय है। 124 सीट चाहिए, या तो वो 122, 28, 26, 30 बनाएंगे। तेजस्वी यादव सीएम बनना तय है। ओके, ये बिहार में पूरा दिखाई दे रहा है। पहले चरण के मतदान में दिखाई दिया, दूसरे चरण में थोड़ा कंफ्यूजन दिखाई दे रहा था, लेकिन अंत तक आते आते और फिर तीसरे चरण में यह साफ हो गया कि महागठबंधन ही सबसे बड़ा गठबंधन बिहार में होगा। एग्जिट पोल जो आप देख रहे हैं, अभी थोड़ी ही देर में आपको दूसरा एक बड़ा एग्जिट पोल आने वाला है, उसकी मुझे जानकारी है, और क्लियर कट महागठबंधन की सरकार बना रहा है। एक्सिस माई इंडिया की आप बात कर रहे हैं। अब जिसकी भी बात एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल बस थोड़ी देर में आने वाला है, और टुडेज चाणक्य भी शायद सीटों का एक प्रोजेक्शन देगा, वो भी आपको जैसे ही आएगा दिखाएंगे। संजीत त्रिवेदी, मैं बार बार मानक ये कह रहा हूं, बिहार गए किसी भी आदमी से ईमानदारी से आप बात करेंगे तो किसी आदमी ने बिहार में यह नहीं कहा जेडीयू के वर्कर को छोड़ के कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। ओके, संजीव त्रिवेदी, एग्जिट पोल के प्रोजेक्शन से आप सहमत हैं? देखिए, एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल होते हैं एट द बेस्ट और एट द लीस्ट। आपका प्रेडिक्शन? लेकिन सिंपल बात यह है कि कहीं ना कहीं मुद्दों को इस बार एक्सप्लेन अगर करिए तो बिहार में आपको वो चेंज दिखाई पड़ता है। केवल मुद्दों से अगर आप समझिए इस बार के इलेक्शन को, तो बेरोजगारी और महंगाई, ये जो तड़प थी लोगों के बीच, और इनके कार्यक्रमों की बात कर ले या दूसरे लोगों की भी, ये जो तड़प थी वो ट्रांसलेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये आरजेडी के वोट्स नहीं है मानक। MY आप लाख कह लीजिए महिला और युवा, दरअसल वो MY मुस्लिम और युवा था, लेकिन जिस तरह के वोट सामने आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये आरजेडी के वोट्स नहीं हैं, उनमें ऐड हो गया है। और इस बार कास्ट के ही बेसिस पर अगर आप बिहार को समझेंगे तो शायद सही आकलन नहीं कर पाएंगे। ऑल राइट, ओके। संजू वर्मा बीजेपी से आ गई हैं। संजू वर्मा सुन पा रही हैं? संजू वर्मा सुन पा रही हैं? जी सुन पा रही हूँ। संजू वर्मा, ऐसा लग रहा है नीतीश कुमार के साथ आपकी सरकार के दिन अब लद गए बिहार में। सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार यानी आपकी और जेडीयू की सरकार जा रही है, तेजस्वी की सरकार आ रही है, डबल युवराज की सरकार आ रही है। संजू, मैं एक चीज साफ कहना चाहती हूं आपके दर्शकों को कि ये सिर्फ एग्जिट पोल्स हैं, ये जो नियंत्रित नतीजा, फाइनल नतीजा नहीं है। और एक बात मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूं संदीप जी, कि जब उत्तर प्रदेश के बाईपोल्स गोरखपुर, कैराना और फूलपुर में हम हारे थे,
सभी एग्जिट पोल्स ने यह कहा था कि इस बार 2019 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में 30-40 सीटों से ज्यादा नहीं ला पाएगी। हमने 62 सीटें लाई थी। तो एग्जिट पोल्स अपने जो कहना चाहते हैं वो कह रहे हैं, बट नतीजे तो अभी 10 तारीख को आने वाले हैं। हर किसी को इतनी बौखलाहट क्यों है ये कहने में कि डबल इंजन की सरकार नहीं आएगी, डबल इंजन की सरकार आएगी? थोड़ा धैर्य रखें। इतनी हड़बड़ाहट में हम बीजेपी को राइट ऑफ क्यों कर रहे हैं? संजू एक सेकंड, मैं मानक बोल रहा हूँ, एक सेकंड, अरे नहीं एक सेकंड, संजू मानक बोल रहा हूँ। संदीप, मुझे पता है आप चेहरा नहीं देख पा रही हैं, लेकिन मेरी आवाज, मानक जी, सॉरी, ये बौखलाहट नहीं है, ये तो आंकड़े अपनी गवाही खुद दे रहे हैं। संजू, सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं, सारे के सारे, और सारे एग्जिट पोल जब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हो तो बहुत कम ऐसा होता है कि नतीजा उसके अलग आता है। ओके मानक जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूं। आपने सब एग्जिट पोल्स की बात की, मैं उस बात में आपके साथ सहमत हूं कि सब एग्जिट पोल ये कह रहे हैं, चाहे वो लोक नीति सीडीएस हो, ईटीजी बिहार हो। एक मिनट संजू, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। टुडेज चाणक्य ने 180 सीटें दे दी है महागठबंधन को। टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल 180 सीट दे रहा है महागठबंधन को। प्रचंड बहुमत कहा जाएगा इसे, जैसे 2/3 बहुमत का दावा जेडीयू बीजेपी कर रहे थे, ऐसा लग रहा है 2/3 बहुमत तो महागठबंधन को मिलने जा रहा है टुडेज चाणक्य के मुताबिक। न्यूज 18 इंडिया और टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल, अनुराधा जी 180 सीटें दे रहा है महागठबंधन को। अगर 180 आती हैं अनुराधा जी, क्या सरप्राइज होंगी आप, या ये संभव है? देखिए मानक, सबसे पहले मैं टुडेज चाणक्य के साथ, आपको पता है न्यूज 24 ने हमेशा उनके साथ अपने एग्जिट पोल्स किए हैं, और आपको भी पता है कि वो कितनी क्रेडिबिलिटी के साथ अपने एग्जिट पोल को लेके आते हैं। हम सबको पता है, हमारे न्यूज 24 के सारे स्टाफ को, सारे एडिटोरियल स्टाफ को ये पता है कि हम लोग सब किस तरीके से टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल का इंतजार करते थे और किस किस पैमाने पर वो अपने एग्जिट पोल को करते हैं। मैंने देखा है, आज भी उनका पोल मैं देख रही थी, और उन्होंने जिन जिन चीजों को, जिन मुद्दों को उठाया, वो सारे मुद्दे बिहार के बहुत ही रेलेवेंट मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि अगर वो इतने ज्यादा सीट, प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हैं, तो मैं टुडेज चाणक्य के ऊपर विश्वास करूंगी, इसलिए क्योंकि टुडेज चाणक्य के ऊपर हमने खुद उनको चूंकि परखा है। एग्जैक्टली। इसलिए मैं उनके ऊपर विश्वास कर रही हूं। एग्जैक्टली, और जाहिर है ये तो पब्लिक डोमेन में है। टुडेज चाणक्य ने इससे पहले भी बहुत ऐसे प्रेडिक्शन किए हैं, बहुत ऐसी भविष्यवाणियां की हैं या अंदाजा लगाया है चुनावों का, जहां सारे के सारे बाकी एजेंसियां, बाकी सर्वे किसी और दिशा में जा रहे होते थे, और टुडेज चाणक्य एकदम अलग दिशा में, और सही साबित हुआ है। रोहन गुप्ता की मुस्कान देखिए कितनी बड़ी हो गई। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आंकड़ा बताया 180 बता रहा है टुडेज चाणक्य, रोहन गुप्ता की मुस्कुराहट बड़ी से बड़ी होती गई। रोहन, 180 का मतलब तो आपको बिहार के बाद पूरे देश में उम्मीद जाग जाएगी आपकी? देखिए मानक जी, मैंने मेरी बात की जब शुरुआत की तभी मैंने कहा कि 2/3 से ज्यादा बहुमत से हम लोग जीत के आ रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है मानक जी के जो चुनाव लड़ा गया वो जनता के मुद्दों पे लड़ा गया। देखिए हार जीत एक लोकतंत्र का हिस्सा है, पर चुनाव जब मुख्य मुद्दे पे लड़ा गया, अगर कोई सरकार में है, अगर उन्होंने अपना काम नहीं किया है और जनता जो मुद्दे पे लड़के उनके खिलाफ वोट करती है, उसी मुद्दों पे अगर परिणाम दिखता हो तो खुशी की बात है। क्योंकि कोई भी पार्टी सरकार में हो, उनकी जिम्मेदारी है कि जो वादे किए हैं उसको पूरा करें। अगर वो नहीं कर पाते तो उनका सत्ता रोहन गुप्ता एक बार फिर से वही बात कह रहे हैं। संजू वर्मा, आपने जनता की नब्ज को पढ़ने में बहुत बड़ी भूल कर दी। आप उन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे जो जनता से कट चुके हैं। रोहन गुप्ता के मुताबिक जमीनी मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा गया, और उसी का नतीजा है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो नतीजा आया। मानक जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूं कि डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, जो अंग्रेजी की कहावत है, 10 तारीख बहुत दूर नहीं है। 3 दिनों में चुनावी नतीजे निकल जाएंगे। बार बार ये कहना कि सी वोटर कभी गलत नहीं गया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मानक जी, और रोहन गुप्ता जी से भी पूछना चाहती हूँ, 2014 के चुनाव के लिए सी वोटर ने सही आंकड़े दिए थे। हम टुडेज चाणक्य की बात कर रहे हैं। संजू एक सेकेंड, संजू 1 सेकेंड,
संजू वन सेकेंड, हमने टुडेज चाणक्य के साथ न्यूज 24 ने अब से पहले कई सर्वे किए हैं। जिस 2014 के एग्जिट पोल की आप बात कर रहे हैं वो सबसे पहले हमने सही प्रिडिक्ट किया था। 2014 का एग्जिट ओपिनियन पोल याद कर लीजिए आप, वही मैं तो कह रही हूं, 2014 का, 2017 का यूपी इलेक्शन और 2017 का यूपी इलेक्शन, एग्जैक्टली, जिसमें जितनी ज्यादा सीटें कोई सोच नहीं सकता था बीजेपी को मिली थी। टुडे चाणक्य नहीं बताया था न्यूज 24 में। चुनाव का नतीजा सही प्रेडिक्ट नहीं किया था। नहीं 2014 का किया था, वही तो बता रहा हूं, और 2017 का किया सही प्रेडिक्ट नहीं किया था मानक जी। नहीं, 2014 का तो मैं भी मान रही हूं, 2014 का तो मैंने ऑलरेडी मान लिया कि 2014 में आपकी प्रेडिक्शन सही थी, 2019 की सही नहीं थी। और एक बात याद दिला दूं मानक जी, जब हम 2019 में उत्तर प्रदेश के बाईपोल हारे थे, गोरखपुर, फूलपुर और कैराना में, मुझे याद है सारे, क्षमा कीजिए मुझे, मैं ये एक पर्सनल कमेंट नहीं कर रही हूं, मुझे याद है सारे टीवी के जितने एंकर है बड़े बड़े और जितने इंटेलिजेंसिया है, जितने विशेषज्ञ हैं, सबने ये ऐलान कर दिया भाई 3 बड़े बाईपोल उत्तर प्रदेश में हार गई है। लोकसभा 2019 में 30-40 सीटों से ज्यादा नहीं मिलने वाला। आप गलत तुलना कर रही हैं। हमको मिली कितनी? आप गलत तुलना कर रही हैं। हम तो आज एग्जिट पोल जो कि साइंटिफिक सर्वे होता है, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में फर्क होता है, 3 दिनों दो में चुनाव नतीजे को तुलना आने करना वाले एक अलग मसला है। मानक जी 3 दिनों में नतीजे आने वाले हैं। तो ठीक है यार, वो ठीक है, मैंने मान लिया ना, हम तो खुद कह रहे हैं ये सिर्फ एक दिनों में साइंटिफिक नतीजे सर्वे आने वाले हैं, है। मानक एग्जिट जी। पोल में आपको पता है जो लोग पोलिंग बूथ से वोट डालकर निकलते हैं उनसे पूछा जाता है नहीं, आपने और किसको एक वोट चीज- दिया, नहीं, और उसके मानक बाद जी, उसी एक आधार चीज- पर एक सर्वे तैयार किया जाता है। मानक जी मैं एक चीज कहना और चाहती हूं। आमतौर पर यह माना जाता है जो वोट देकर आता है वो अपने सर्वे एक के चीज सवाल कहना जवाब में चाहती हूं झूठ नहीं बोलता है, बात नहीं छिपाता है। ओपिनियन पोल फिर भी गलत होने के चांसेस होते हैं। एग्जिट पोल इज मोर साइंटिफिक देन ओपिनियन पोल, ये तो आप मानेंगी। आई एग्री। मुझे एक खाली चीज बोलने दीजिए मानक जी। मैं ये कहना चाहती हूं कि सी वोटर ने कहा है कि मानक, बहुमत मुझे मिलेगा भी कहने महागठबंधन को, पर आप यदि बाकी जितने भी देखें, ओके, चाणक्य ने, सी वोटर हो, ईटीजी बिहार हो, टीवी9 भारतवर्ष हो, सबने कहा है महागठबंधन को ओके। 118 से 122 के बीच में मिलेंगे और एनडीए को 114 से 116। मैं एवरेज बता रही हूं। ठीक है। तो ये बहुत क्लोज, ठीक है, नहीं ये बात मैं मानता हूं आपकी, मैं आपकी ये बात मानने को तैयार हूं कि अभी भी आप उम्मीद का दामन नहीं छोड़ रही हैं और छोड़ना भी नहीं चाहिए। देखिए गलती की गुंजाइश होती है, ये बात मैं आपकी मान रहा हूं। देखिए राजीव मानक- रंजन, मानक मैं कह रहा हूं, हम लोग टुडे चाणक्य की बात कर रहे हैं, तो टुडे चाणक्य एग्जिट पोल का वीरेंद्र सहवाग है। ये सिंगल लेने में यकीन नहीं करते हैं, ये छक्के ही मारा करते हैं और इनके नतीजे कई बार लोगों ने देखे। अब एक आध गलत शॉट खेल गया वो अलग बात है, तो ये वीरेंद्र सहवाग है, ये ऐसा करते हैं। अच्छा, मुझे दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, मैं बात कह रहा हूं कि आप क्या करते हैं, चाहे एग्जिट पोल वाले लोग हैं या हम लोग फील्ड में जाते हैं तो क्या करते हैं। अरे चाय की दुकान पे लोगों से बात करते हैं, युवाओं से बात करते हैं, महिलाओं से करते, गांव में जाते, खेत में जाते, बाजार में जाते, मॉल्स में जाते, अगर है एक आध पटना और कहीं तो बिहार में, उन जगहों पे जाके लोगों से बात करते हैं, उसी से एक अंदाजा निकालते हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मुझे बिहार में कोई आदमी ये नहीं मिला जेडीयू का वर्कर छोड़ करके जिसने ये कहा कि नीतीश कुमार को सीएम बनना चाहिए। हाँ, जिसने ये कहा वो कंपलसरी जेडीयू का वोटर था या उसका वर्कर था। ओके। जो सामान्य लोग थे जो चाय की दुकान पे मिले थे, यहां पे बहुत हो गया भैया, नीतीश जी बहुत हो गया, 15 साल बहुत हो गया। ओके, एनडीए को 55 सीट, टुडे चाणक्य, अनुराधा जी 180 महागठबंधन, टुडे चाणक्य की बात कर रहा हूं फिर से, उसके बाद आ रहा हूं फैसल आपके पास। 55 सीट एनडीए को, इसका मतलब सिर्फ नीतीश कुमार का नुकसान नहीं हुआ है इस चुनाव में, इसका मतलब बीजेपी ने भी बहुत बड़ा गोता खाया है अनुराधा जी, और उसकी वजह आप क्या देख रही हैं? वैसे तो मुझे लग रहा था मानक कि बीजेपी ने बड़ा स्मार्ट इस गेम इस बार खेला था और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को नीतीश से पहले शुरुआती दौर में अलग करने की जो कोशिश की थी, मुझे लग रहा था कि शायद ये उनके लिए वर्क कर जाएगा। लेकिन जैसा अगर चाणक्य ये प्रेडिक्ट कर रहा है, टुडेज चाणक्य, कि बीजेपी को भी खामी हो रही है, तो इसका मतलब जो मैंने पहले कहा ना कि ये चुनाव इलेक्शन के दरमियान, वोटिंग के दरमियान बदलता चला गया है। इसके लिए लोग, शुरुआत किसी और चीज से हुई थी, अगर ये रिजल्ट सही हो रहा है। एक मिनट, एक से अनुराधा जी, आप बहुत दिलचस्प बात कह रही हैं। आप ये कह रही हैं कि ओपिनियन पोल, जहां पर देश में 3-4 ओपिनियन पोल बड़े बड़े हुए थे, सारे ये इशारा कर रहे थे कि नीतीश की वापसी हो सकती है एक छोटे से बहुमत के साथ, साधारण बहुमत के साथ। आप कह रही हैं चुनाव शुरू होने के बाद
हर दिन चुनाव बदलता गया और इन 15-20 दिन में, एक महीने के अंदर ही इतना बदल गया कि सीधा सब आरजेडी की तरफ चला गया। बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि लोगों को नीतीश कुमार से जैसे लगता है एक तरीके से उनका मन जो है बिल्कुल विचलित हो गया। वो धीरे धीरे वहां से हटते चले गए और वो जो था वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी कहाँ जानी थी। तो मुझे लगता है वो तेजस्वी के आप उनकी जो सभाएं हो रही थी, जो वो मीटिंग्स ले रहे थे और जिस तरीके की एनर्जी दिख रही थी, हो सकता है कि उसमें उनका बेसिक उनका MY फैक्टर हो। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिस तरीके की एनर्जी दिख रही थी और वो हर इलेक्शन के बाद, हर चुनाव के बाद, हर वोटिंग के बाद वो दिखती चली जा रही थी, उससे ये लग रहा था कि प्रदेश जो है बिहार एक बहुत बड़े बदलाव की उसके अंदर चाहत है। और ये शायद मे भी जितने भी लोग ओपिनियन पोल करते हैं, जितने लोग, उन्हें वो बात तब तक नहीं समझ में आती है जब तक कि ये कन्वर्ट ना हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है अनुराधा जी, जो आप बता रही हैं, अगर उस असेसमेंट को हम क्रिकेट में ले जाएं, क्योंकि तेजस्वी यादव क्रिकेटर भी थे पहले, राजनेता होने से पहले, तो इसका मतलब बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी की तरह खेला है इस बार तेजस्वी यादव ने। शुरू में धीरे धीरे खेले और उसके बाद जब चुनाव शुरू हुआ तब उन्होंने ताबड़तोड़ स्लॉग ओवरों में जो बैटिंग की है, उसी का नतीजा एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। देखिए, एडेड फैक्टर इसमें यह है मानक, जब प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी टाइप का आप चुनाव लड़ेंगे, एक व्यक्ति को महत्वपूर्ण बनाएंगे, तो फिर यही होता है। मोदी जी के केस में भी देखा गया है और तेजस्वी के केस में भी देखा जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव बढ़ते गए, उनकी सभाओं में भीड़ बढ़ती चली गई और आप पाएंगे कि तीसरे चरण आते आते तो वो तो ग्राउंड स्वेल था। तो ऐसे में लैंडस्लाइड तो होगा ही एक तरफ। यानी चुनाव से पहले लोग तेजस्वी में अपना नेता, अपना मुख्यमंत्री नहीं देख रहे थे, लेकिन चुनाव के दौरान उनकी रैलियों में भीड़ देखकर, उनकी बातें सुनकर लोगों को यकीन हो गया कि हाँ, ये बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मानक, मैं इसमें एक बात कहता हूं, तमाम लोकतंत्र में तमाम लोकतांत्रिक देशों में और तमाम लोकतांत्रिक चुनाव में यह बात देखी गई है, जब कोई नेता या गठबंधन अपराजेय लगने लगता है, अपराजेय, इसके सामने कोई नहीं है दूसरा, तो फिर जनता चुनाव लड़ने लगती है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। उसमें जनता चुनाव जब लड़ती है, यही यहां हुआ, तो एक प्रतीक खोज लेती है। मैं आपको बताता हूं, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के बराबर कोई पॉपुलर नहीं था, लेकिन वो 15 साल जब रह लिए थे तो जनता ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। बघेल को वोट नहीं दिया था जो आज सीएम है, वो कहीं नहीं थे सीन में भूपेश बघेल, कि उनको सीएम बनाने के लिए रमन को हटाना है, रमन सिंह को हटाना है। 15 साल एवरेज, उसमें क्या हुआ? 15 साल एवरेज टाइम है क्या? 15 साल, क्योंकि मैं देख रहा हूं ना, 15 साल ऐसा टाइम है क्या जिसके बाद जनता अपना धैर्य खोने लगती है, या वो बदलाव चाहती है? अरे भाई, पश्चिम बंगाल में 30 साल रहे, पश्चिम बंगाल छोड़ दीजिए, वो तो एक अलग केस है। उड़ीसा में भी अभी तक लास्ट कर रहा है 15 साल। देखो उसमें दिल्ली हार्टलैंड में कब आप कह सकते हैं कि 15 साल दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, एक फीलिंग, सुनिए मानक, उसमें एक फीलिंग लोगों के बिहार में यह भी आई कि ये नीतीश कुमार अपने सीएमशिप के लिए लालू के पास भी चले जाते हैं और अपने सीएमशिप के लिए मोदी के पास भी चले जाते हैं। ये आदमी अपराजय हो रहा है गठबंधन के साथ, तो जनता खड़ी हुई है। और जो लोग कह रहे हैं ना कि 170-80, बिल्कुल ठीक, 170-80 सीटें आएंगी महागठबंधन की वेव, मैं कहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में अगर स्पष्ट बहुमत भी तेजस्वी पाता है तो उसको भी एक वेव माना जाना चाहिए। 122-25 सीटें भी माना जाना चाहिए। आपको 180 की बात नहीं है। अगर तेजस्वी यादव सरकार बनाने में कामयाब होते हैं, इसका मतलब कि जनता ने नीतीश कुमार के चेहरे के खिलाफ चुनाव लड़ा। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव, क्योंकि एक तरफ बीजेपी, जेडीयू, हम वीआईपी, पूरा गठबंधन है एनडीए का, दूसरी तरफ कौन है? कोई नहीं, तेजस्वी यादव। इसीलिए अगर तेजस्वी यादव जीतते हैं और ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं, बिल्कुल मानना पड़ेगा साधारण बहुमत भी एक बहुत बड़ा बहुमत होगा। सैयद फैसल अली, आपको लगता है नीतीश कुमार ने पहले बीजेपी का साथ छोड़ा, उसके बाद आरजेडी का साथ छोड़ा, 2 बार जो यू टर्न मारा, उसका भी नुकसान हुआ क्या? सैयद फैसल अली, जो एग्जिट पोल में इशारा हो रहा है कि जो उनकी यूएसपी थी, जिसको वो भंजाते आ रहे थे कि बड़ा क्रेडिबल चेहरा है और वही मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो लोगों को ये भी लगा कि ये ऐसा क्रेडिबल चेहरा नहीं है कि 1 साल में 4 सरकारें बदलता है, तो इस तरह के चेहरे पे विश्वास नहीं किया जा सकता। उसके बाद
जो मैंडेट उनको मिला था। देखिए, हम लोगों की पार्टी पिछले इलेक्शन में 2015 में भी सबसे बड़ी पार्टी थी, 81 सीट जीत के आए थे, उसके बावजूद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था और वो जिस तरह से छोड़ के गए, पीठ पे छुरा घोपा, तो उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव इस इलेक्शन पर रहा। लेकिन ये कह करके हम लोग तेजस्वी यादव को डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। इसलिए पूरे इलेक्शन के कैंपेन को जिस तरह से तेजस्वी यादव ने लीड किया, सकारात्मक तरीके से लीड किया, बहुत ऊर्जावान तरीके से लीड किया, ये जीत सिंगल हैंडेडली तेजस्वी यादव के इलेक्शन मैनेजिंग की है। और आप ये बात को समझ लीजिए कि बहुत बड़ा दिन है और 10 तारीख को जब इस पर पक्की मोहर लगेगी कि एक इलेक्शन एक 31 साल के नौजवान ने सकारात्मक मुद्दे पे लड़ा और लड़ करके। एक सेकंड, बहुत बढ़िया कह रहे, एक सेकंड। संजू वर्मा, आपने 370 से लेके हिंदुस्तान पाकिस्तान से लेके भ्रष्टाचार से लेके न जाने कौन कौन से मुद्दे उठाए। सैयद फैसल अली और रोहन गुप्ता जो कह रहे हैं इस बार आपका कोई मुद्दा नहीं चला, सारे के सारे मुद्दे नाकाम हो गए और जो जमीनी मुद्दे हैं आम जनता के, उस पर यह चुनाव हुआ है जो आप देख नहीं पाए। संजू वर्मा, ये इशारे जो मिल रहे हैं एग्जिट पोल के आंकड़ों से बिल्कुल यही है। मैं एक चीज आपको कहना चाहती हूं। आप कहेंगे मैं बार बार एक ही बात लकीर के फकीर की तरह दोहराती हूं। 2015 के जो पोल्स थे बिहार को लेकर, खास चाणक्य ने एनडीए को दिए थे उस वक्त 150 सीटें, और क्या हुआ? सरकार तो बनी महागठबंधन की, वो तो बाद में नीतीश कुमार हमारे साथ जुड़ गए। मैं बात साफ साफ करती हूं। मैं ये चीज कहना चाहती हूं रोहन गुप्ता को, वो जो ये कहते हैं, और आपने भी कहा कि ट्रिपल तलाक की बात हुई, 370 की बात हुई, रंगदारी टैक्स की बात हुई, जंगल राज की बात हुई, पर आप ये क्यों भूल जाते हैं प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि 2005 से पहले इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस कितना था? 22%। आज लगभग बिहार में 22 से 24 घंटे दिन में इलेक्ट्रिसिटी आती है, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस 100% है, 100%। मोदी जी ने रोड्स के बारे में कहा, रोड का निर्माण था 34% था, पक्के रोड्स का निर्माण 2005 से पहले। आज रोड का निर्माण, अच्छा चलिए, मैंने मान लिया संजू, मैंने मान लिया कि आपने सारे मुद्दे उठाए, आपने भावनात्मक मुद्दे भी उठाए, आपने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे भी उठाए, आपने सारे मुद्दे उठाए, विकास का मुद्दा भी उठाया, मैंने मान लिया। बीजेपी का मॉडल यही रहा है जीत का, इसमें कोई शक नहीं है। विकास भी होता है, राष्ट्रवाद भी होता है उसमें। लेकिन संजू, मैं ये पूछ रहा हूं, आप कह रही हैं आप साफ साफ बात करती हैं, के दौरान जीडीपी ग्रोथ रही है 11.3%। ओके संजू, आप साफ साफ बात करती हैं ना। मैं कह रहा हूं चलिए फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए मान लीजिए संजू, अगर ये आंकड़े सही हो जाते हैं, आरजेडी के तब क्या वजह? जीडीपी सिर्फ 3% थी, 3%। ओके, अगर ये आंकड़े सही हो जाते हैं तब क्या वजह मानेंगी हार? इलेक्शन खत्म हो गया, इनको बताइए इलेक्शन समाप्त हो गया है। 2015 का प्रेडिक्शन गलत गया था, चाणक्य का 2015 का प्रेडिक्शन गलत गया था, 2019 का लोकसभा प्रेडिक्शन गलत गया था। इलेक्शन इज तो ओवर। जिस तरह से चाणक्य के पिछले 2 बड़े प्रेडिक्शंस गलत गए, हमको तो खुश होना चाहिए। अच्छा एक सेकंड, स्क्रीन पर एक बार फिर से जरा हमारे जो बिहार का सुपर एग्जिट पोल, महा एग्जिट पोल, सबसे बड़ा एग्जिट पोल है, उसकी बड़ी तस्वीरें जरा देखते रहिए। एग्जिट पोल की बड़ी बातें यह है कि मोदी का जादू भी इस बार नीतीश कुमार की कुर्सी नहीं बचा पाया। आंकड़े आपके सामने हैं और खुद अपनी गवाही दे रहे हैं। बड़ी बातें बिल्कुल साफ साफ हैं। एक, कोरोना काल की पहली परीक्षा में एनडीए हार रहा है, एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे हैं, 10 को नतीजे आएंगे, इंतजार करिए। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, मजदूरों के पलायन से एनडीए को भारी नुकसान हुआ है, ये एग्जिट पोल में ये कुछ बातें साफ हो रही हैं। बिहार की जनता का नीतीश कुमार से मोहभंग हो गया है, और जैसा मैंने पहले कहा, प्रधानमंत्री मोदी का जादू भी नीतीश को बचा नहीं पाया। और अगर टुडे चाणक्य के आंकड़े सही हैं तो इसका मतलब यह है नीतीश के साथ जाना बीजेपी को बैकफायर कर गया। बिल्कुल कर गया, 55 सीट एनडीए की, 55। पिछली बार वो अकेले गए थे, इस बार वो मजबूरी थी उनकी, चूंकि वो नीतीश के साथ सत्ता में थे, सरकार में थे, उनके पास कोई विकल्प ही नहीं था। और जब उन्होंने देखा कि नीतीश जी की पॉपुलैरिटी बहुत खराब है, तो आप देखिए कि कैसे दूरी बना करके उन्होंने इस गठबंधन को निभाया है। ये साफ साफ दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि जनता को ये नहीं दिख रहा है। बिहार के लोग खूब अच्छे ढंग से देखना जानते हैं। ये दूरी दिखा करके नीतीश जी, हम आपको बचाने की कोशिश करते हैं, अगर आप खुद बचना चाहो तो ये जो पहलू है। मानक जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो हम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, जिस तरह के रुझान हम दिखा रहे हैं, इससे एक बात तो तय है कि महागठबंधन आगे सारे में है। लेकिन ये हम दिखाने में आप ये समझिए कि बिहार की एक बड़ी आबादी को आज बहुत रात को बेचैनी होगी, उसको नींद नहीं आएगी।
कि ये क्या होने जा रहा है। ये बदलाव हो तो रहा है। तेजस्वी यादव आज खुश होने से ज्यादा उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उन लोगों में वो विश्वास अगले 5 साल वो कायम रख पाए। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जल्दी कर रहे हैं, रुक जाइए। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, नहीं मैं ये कह रहा हूं, लेकिन अभी नहीं, ये कल सुबह से शुरू होगा। अभी नहीं, ये कल सुबह से शुरू होगा। अनुराधा जी एक सेकंड, अनुराधा जी अगर हम राजनीतिक गुणा भाग का थोड़ा सा स्टडी करें, बीजेपी से कहां गलती हो गई? नीतीश की एंटी इनकम्बेंसी हमें सबको पता है 15 साल में क्या रही। दूसरा, उन्होंने जो 2 यू टर्न मारे पिछले 5-7 साल में, उनसे भी नुकसान हुआ। पर बीजेपी कहां चूक गई जो इतना भारी नुकसान उठाना पड़ रहा? मानक, मुझे लगता है सब लोग एक बात को भूल रहे हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी सिर्फ 2 साल के तकरीबन एक साथ नहीं थे। अदरवाइज नीतीश कुमार 1, नीतीश कुमार 2 एंड नीतीश कुमार पोस्ट लालू, सारे टाइम बीजेपी उनके साथ सरकार में रही। और सरकार में ही नहीं रही, बहुत अच्छे अच्छे मंत्रालय बीजेपी के पास थे। तो इस बात को क्यों कोई भूल रहा है कि अगर विकास अगर नहीं हुआ, अगर बेरोजगारी वहां पे बढ़ रही है, अगर बहुत कुछ नहीं हुआ है बिहार में, तो बीजेपी वाज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। ओके, मतलब इसे साफ साफ शब्दों में कहें अनुराधा जी, तो इसका मतलब ये हुआ, आप ये कह रही हैं एंटी इनकम्बेंसी से बीजेपी नहीं बच सकती। इतने सारे इंपॉर्टेंट मंत्रालय जो हैं जिनसे हो सकता है विकास, वो कोरोना का अगर आप देखें तो हेल्थ मिनिस्ट्री जो थी वो बीजेपी के पास है। 15 साल बिहार में बात कह रही हैं अनुराधा जी, 15 साल अगर नीतीश कुमार सीएम रहे हैं तो बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की सरकारों में 15 साल डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी रहे हैं, 15 साल लोक निर्माण विभाग के मंत्री भी एक ही रहे हैं। तो ये सारे लोग, ये जो सारे चेहरे हैं ना, ये इसमें से ये ना काट लिया जाए कि ये सारा गुस्सा, ये सारी चीजें सिर्फ नीतीश के लिए हैं। इक्वली रिस्पॉन्सिबल वो अगर डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी हैं और जो बीजेपी के बड़े पदों पर बड़े मंत्रालयों में बैठे नेता हैं, उनके लिए भी एंटी इनकम्बेंसी उसी तरह की थी अगर ये रुझान जिस तरह का आ रहा है। अनुराधा जी कंप्लीट करिए, उसके बाद संजू वर्मा के पास जा रहा हूं, संजय वर्मा के पास भी जाना है, रोहन गुप्ता भी है, फैसल अली भी है। हाँ अनुराधा जी बोलिए। तो ये बात जो है ना, ये बिहार में ये बात लोगों को घर गई है। जो यंगस्टर्स हैं बिहार के, उनमें ये बात है कि अगर नीतीश नहीं किए तो बीजेपी ने क्या किया। ओके, ये इस बात को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ नीतीश ही रिस्पॉन्सिबल है। ओके, और ऐसे में हमेशा से साथ रहे हैं। हाँ, और ऐसे में जब 2 दलों की 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी आपके सामने खड़ी हो और एक नया नेता उभर कर एक आशा की नई किरण दिखा दे संजू वर्मा, तो यही होता है जो है एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। संजू, मानक जी, मैं एक चीज कहना चाहती हूं। आप लोग बार बार बोलते हैं कि हमने कास्ट की राजनीति की, नीतीश कुमार के खिलाफ विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी थी। आप लोग ये बात भूल जाते हैं कि यदि आप देखेंगे, हर पोल ने यह कहा है कि चाहे नौजवानों ने तेजस्वी को ज्यादा वोट दिए हैं, पर जो अबव 35 है उन्होंने एनडीए को ज्यादा वोट दिए हैं। तो मतलब वोट्स डिवाइड हुए हैं, तो किसी भी नतीजे पर पहुंचना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। सेकेंडली, आप लोग ये चीज भूल गए हैं कि जो बुजुर्ग वर्ग है, कई ईटीजी बिहार ने यह कहा है कि वो लोग आज तक भयभीत हो जाते हैं जब रंगदारी टैक्स को याद करते हैं, लालू के जंगल राज को याद करते हैं। मैं किसी दूसरे चैनल पे थी जहां एंकर खुद बोल रहे थे कि लालू के जंगल राज के दौरान 1 साल में 3000 डॉक्टरों को किडनैप करके ले लिया गया था और रैंसम मिलने पर उनको रिहा किया गया था। ये इतना बुरा हाल था। तो आप इतनी जल्दी नतीजे पर संजू वर्मा एक सेकंड, आपने बड़ी दिलचस्प बात कही। संजू वर्मा एक सेकंड सुनिए ना, संजू मेरी बात को सुनिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, एक मिनट, मैं आपकी बात से सहमत हूँ संजू, मैं आपकी बात, फैसल एक सेकंड, सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है, अब सुन तो लीजिए संजू, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आपकी बात काट नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ संजू आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मानक जी, जब भी मैं बोलती हूँ आप मुझे टोकते हैं। नहीं सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। अरे मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ, सुन तो लीजिए, मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं,
अगर बुजुर्गों ने एनडीए को चुना है तो जाहिर है उनके मन में जंगल राज की याद ताजा है, इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आरजेडी के साथ नहीं जाना है। पर तेजस्वी यादव के नए चेहरे के साथ एक नई छवि आरजेडी की बनी है, इसीलिए युवा उनके साथ जाता हुआ दिख रहा है। इसे स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? और राजनीति में माफी करने का भी एक दस्तूर रहा है। मेरे को आप एक बात बताइए, आप जमीनी मुद्दों के बारे में मानक जी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तेजस्वी यादव की आप जो इतनी बड़ाई कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, 4.5 करोड़ जनधन खातों से 2.5 करोड़ जनधन खाते तो सिर्फ बिहार की महिलाओं को दिए गए। उज्ज्वला योजना के जो सबसे ज्यादा जिसको फायदा हुआ वो बिहार की महिलाओं को था। ये प्रधानमंत्री ने बातें पुरानी हो गई। संजू, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ तेजस्वी यादव की। नंबर एक, मैं बड़ाई कर रहा हूँ, एक से सुन तो लीजिए। ये कहना चाहते हैं कि जमीनी मुद्दों से, अरे अब सुनिए तो सही, मेरी बात भी तो सुनिए। तेजस्वी यादव की बड़ाई नहीं हो रही है यहाँ पर। आप नतीजों का इंतजार तो करिए। मैं नतीजों का इंतजार कर रहा हूँ। तेजस्वी, हाँ रोहन आप ही के पास आ रहा हूँ। तेजस्वी यादव की बड़ाई नहीं हो रही है, बड़ाई हो रही है आरजेडी के प्रदर्शन की, बड़ाई हो रही है जन समर्थन की, जो एग्जिट पोल के मुताबिक आरजेडी को, तेजस्वी को मिलता हुआ। रोहन बोलिए, क्या कह रहे हैं रोहन? देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज हम यहाँ पे बोल रहे हैं। आप हर बार 15 साल की, सुन लीजिए मैडम, प्लीज जरा सुनिए आप, प्लीज रोहन सुनने की भी आदत रखिए, बीच में मत बोले। मानक जी उनको चुप करो। बोलिए रोहन, बोलिए, बोले ही जा रही है। बोलिए। देखिए, महत्वपूर्ण चीज मानक जी हम लोग भूल रहे हैं। 2014 में मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने। 2015 में जब चुनाव हुए तब भी बिहार की जनता ने भाजपा को नकारा था। जो रिजल्ट दिया था, मैंडेट था, वो भाजपा के खिलाफ का था। पर क्या किया उन्होंने जो बिहार की जनता के साथ में, बीच में मत बोलिए आप, मैं भी बोल सकता हूँ। संजू एक सेकंड, रोहन बोलिए, कोई तरीका नहीं है आपका डिबेट का, बोलिए आप सुन लीजिए ना प्लीज। जो मानक जी सबसे बड़ा मुद्दा है, जो अहंकार उनका था 2015 में, उन्होंने जो जनादेश जनता का था उसको नकार के नीतीश जी को अपने साथ ले लिया। आज मुझे लगता है उसका भी रिएक्शन बिहार की जनता में है। ये दूसरी बार नकारा जा रहा है भाजपा को। एक क्लियर कट मैसेज है कि जब तक आप मुद्दे जमीनी बात नहीं करेंगे, बिहार आपके साथ नहीं जाएगा। तब अमित शाह जी ने कहा था कि यहाँ पे जीतेंगे तो पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे, उसको बीजेपी बिहार ने रिजेक्ट किया। और उसके बाद जो ये लॉकडाउन, कोरोना और जो बाहर की सिचुएशन थी बिहार में, मैं आपको बता रहा हूँ मानक जी, लोग नहीं भूले हैं। जहां पे प्रवासी मजदूर जो आज भी है, दिवाली खत्म करके दिवाली मना के जाएंगे और दिवाली मनाएंगे महागठबंधन सरकार की ताजपोशी देखकर वो लोग अपने काम पे जाएंगे। ये हाल है वहां पे, इतना आक्रोश है, लोग चुप बैठे थे। पर मैं आपको बता रहा हूं 2/3 से ज्यादा इसीलिए आ रही है क्योंकि लोगों का मोहभंग हो चुका है। कब तक आप भाषण देंगे नेशनल टीवी पे? कब तक आप ज्ञान बांटते रहेंगे? कुछ करके दिखाइए। 15 साल रोहन 6 साल आपको, रोहन थोड़ा सा 10 तारीख के लिए बचा लीजिए, अभी एग्जिट पोल है, थोड़ा सा बचा लीजिए। अच्छा एक मिनट, मैं जरा ये तस्वीर जो दिखा रहा हूं ना अपनी टीवी स्क्रीन पर, इसको जरा देख लीजिए। तेजस्वी यादव की स्लो मोशन में दौड़ते हुए तस्वीर चुनाव प्रचार की है। और फैसल एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिए ना, एक आपके मतलब की बात करने जा रहा हूं। तेजस्वी यादव देखिए जो स्लो मोशन में आपको दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं न्यूज़ 24 की टीवी स्क्रीन पर। यह सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इससे हम यह दिखाना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार में कितनी मेहनत की है, उनकी चुनावी मशीनरी कितनी एफिशिएंट थी। 250 से ज्यादा सभाएं की हैं उन्होंने इस चुनाव प्रचार में, और एक सभा में 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं रुकते थे। हेलीकॉप्टर में दौड़ के जाना, एक दिन में 20-20, 25-25 सभाएं करना। संजीव, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। मैं ये कह रहा हूं, चुनाव से पहले आपको याद है आरजेडी नहीं चाहती थी चुनाव हो, आपको याद है? कोरोना की वजह से क्या मुद्दा बनाया था? हम नहीं लड़ना चाहते, चुनाव नहीं होना चाहिए, लाशों पर चुनाव नहीं होना चाहिए। तब किसी ने सोचा था? यानी जनता की नब्ज तेजस्वी यादव भी उस टाइम नहीं पढ़ पा रहे थे, या वो कॉन्फिडेंस नहीं था उनमें। और अब देखिए जैसा कि अभी अनुराधा जी ने कहा, ये चुनाव तो चढ़ता गया जैसे जैसे दिन बीतते चले, पर तेजस्वी को नहीं पता था ये बात। इसीलिए नहीं पता था क्योंकि एक इनएक्सपीरियंस लीडरशिप जो है वो सामने खड़ा था। जो एक्सपीरियंस लीडरशिप था नीतीश कुमार का, 15 सालों से जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी तो रीड नहीं किया सही, और उनका नुकसान हो गया। अब आप देखिए, दूसरी बात है, बिहार में आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन बहुत ज्यादा है। वहां पर आइडियोलॉजिकल हॉलोनेस अगर रहेगा ना, जिसको इन्होंने सिंपल शब्दों में पलटू बोला, वो बात सबसे ज्यादा गई। भारतीय जनता पार्टी उतनी अनपॉपुलर नहीं है जितना एक व्यक्ति अनपॉपुलर हो गया। और सबसे बड़ी बात, संजू वर्मा को मैं लगातार सुन रहा हूं, मुझे समझ नहीं आता है कि वो अपनी उपलब्धियों के बारे में बताना चाहती है 15 साल के, या फिर वो द अदर 15 ईयर के बारे में बात करती हैं। दोनों में से कोई एक ही बात करे ना।
अगर वो इस 15 साल में उपलब्धि हुई है तो वो जंगल राज कहने की क्या जरूरत पड़ती है आपको? यहीं पर तो फिर से वो आइडियोलॉजिकल हॉलोनेस आ जाता है। वैसे भी जी मैं एक बात बताऊं, 2-3 तेजस्वी ने अपनी रैलियों जल्दी से राजीव, टाइम खत्म हो रहा जब है। तेजस्वी यादव को जहां कहीं भी लगा कि यहाँ फॉरवर्ड कास्ट है ये वो, तो अपनी रैलियों में तेजस्वी खुद ये बोलना शुरू कर देते थे कि हमारे 15 पुराने साल का अरे 15 साल तो लालू जी को सजा दे दी। हाँ, अब 15 साल की 15 साल सजा दे क्लोजिंग दी। कमेंट अब संजय सजा वर्मा के बाद बढ़ो, जेडीयू आगे के बढ़ो। संजय वर्मा, क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं। संजय वर्मा, बहुत देर से आप बोले भी नहीं है। संजय वर्मा, टुडे चाणक्य तो कह रहा है कि 180 आ रही है महागठबंधन को, आपको आ रही है 55, बीजेपी जेडीयू हम वीआईपी सब मिला के। एक और आ रहा है 150 के आसपास। देखिए, एक बता देते हैं बात आपको हम कि सारे एग्जिट पोल 2015 को भी याद कर लीजिए। और अभी हमारे मैडम अनुराधा जी बोल रही थी, मैं गौर से सुन रहा था, अभी इसका बीच में जो बोली हूं कि धीरे धीरे चुनाव परवान चढ़ता गया और तेजस्वी के यादव की तरफ चला गया। मैं उल्टा बताना चाहता हूं कि अनुराधा जी ठीक कर रही है लेकिन उल्टा कर रही है। ठीक कर रही है लेकिन उल्टा कर रही है। आप समझिए कि पहले चरण में लगा लोगों को नीतीश को बदल देना चाहिए, मैं मानता हूं पहले चरण में, लेकिन लोगों को जैसे ही 15 साल पहले का आरजेडी का जब शासन याद आया उसी तरह से परवान चढ़ता गया और आज 160 पहला चरण में नहीं याद आया। पहला चरण में नहीं याद आया, क्या बात कर रहे हैं यार। पहला मैं बता रहा हूँ, जो अनुराधा जी जो बोल रही है ठीक उसको उलट समझिए। अनुराधा जी जो बोल रही है उसको ठीक उलट समझिए आप। अच्छा, अनुराधा जी को एक कमेंट दे रहा हूं, क्लोजिंग कमेंट, टाइम खत्म हो रहा है। अनुराधा जी बोलिए। मैं स्पष्ट बता रहा हूँ कि जो उन्होंने बोला है उल्टा बोला। अच्छा, माना जो जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे थे, अगर उनकी बात सही होती तो नीतीश जी अपने इलेक्शन की रैली को इस वाक्य से नहीं खत्म करते कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। अगर उनका चुनाव परवान चढ़ता होता तो नीतीश जी ये बोलते कि अब आपके साथ हम तब मिलेंगे जिस दिन हम शपथ ले रहे होंगे, आखिरी चुनाव नहीं कहते। एग्जैक्टली। ये बात नीतीश जी भी बहुत समझदार और परिपक्व नेता हैं, उनको बात ये समझ में आ गई थी, अदरवाइज वो ये स्टेटमेंट नहीं देते। हर किसी को पता है कि नीतीश जी के इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, 20 सेकंड। अनुराधा जी की बात पे याद है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1991 का छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लक्ष्मी शंकर ओझा लड़ रहे थे। 41 साल उनकी उम्र थी, उनके बेटे की उम्र के वहां वोटर थे, तो सबके पीठ पे हाथ रख के बोलते थे इस बार जिता दो यार, इस बार जिता दो, तो इस बार जिता दो यार। इस बार करीब 9-10 बार हार चुके थे, तो लोगों ने ये सोच के कि ओझा जी इस हारेंगे तभी विदा होंगे, जीतेंगे तभी विदा होंगे। जैसा मैंने पहले जिता दिया था। एग्जिट पोल है, सिर्फ एग्जिट पोल है, तो हमें थोड़ा सा थम भी जाना चाहिए। जब ईवीएम खुलेगी असली नतीजा तब सामने आएगा। 10 तारीख को सुबह 6 बजे से न्यूज 24 पर शुरू हो जाएगी सबसे बड़ी कवरेज, याद रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 24 के एग्जिट पोल पर हमसे बातचीत करने के लिए।